बंगाल के हरे भरे खेत एक काला राज छुपाए हुए थे। ये खुशहाली की नहीं, बल्कि अत्याचार की निशानी थे। ये कहानी है नील की, एक ऐसे पौधे की जिससे छटक नीला रंग बनता था, लेकिन जिसने अनगिनत किसानों की तकलीफों से भारत के इतिहास को दागदार भी कर दिया। तपती धूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करते रहे, उन्हें एक ऐसी फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया जो उनके लिए दुख के सिवा कुछ नहीं लाई। उनकी दुर्दशा औपनिवेशिक लालच की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाती है। ये एक ऐसे लोगों के प्रतिरोध और लचीलेपन की कहानी है जिन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ उठने की हिम्मत की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अतीत की मानवीय कीमत को भूल जाएं। यूरोप के सबसे दूर के कोनों से लेकर अमेरिका के चहल पहल वाले शहरों तक नीले रंग की बहुत मांग थी। शाही और विलासिता का प्रतीक यह जीवंत रंग बेहतरीन रेशम से लेकर सैनिकों की वर्दी तक हर चीज को सुशोभित करता था। लेकिन इस कीमती रंग का स्रोत एक गुप्त रहस्य था। यह एक पौधे नील से आता था और इसकी खेती एक श्रमसाध्य और जटिल प्रक्रिया थी। सदियों से इस प्रतिष्ठित रंग का स्रोत पश्चिमी दुनिया के लिए एक रहस्य बना रहा। व्यापारी और सौदागर इस मूल्यवान वस्तु के मूल की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुनाफे की अपनी अतृप्त भूख के साथ भारत की उपजाऊ भूमि और सस्ते श्रम में एक अवसर देखा। उन्होंने महसूस किया कि भारत अपनी उपयुक्त जलवायु और कृषि योग्य भूमि के विशाल पथों के साथ नील की उनकी खोज का उत्तर हो सकता है। उपमहाद्वीप के व्यापार में पहले से ही गहराई से उलझी हुई कंपनी ने इस अवसर का फायदा उठाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने भारतीय किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, या यूं कहें कि मजबूर किया। जो एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक बाढ़ में बदल गया, क्योंकि भारत में नील का उत्पादन पश्चिम की अतृप्त मांगों को पूरा करने के लिए आसमान छू गया। 3 कठिया प्रणाली, जबरन खेती की एक क्रूर प्रणाली, भारतीय किसान के अस्तित्व का अभिशाप बन गई। इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से, हर 20 हिस्सों में से 3 कठिया नील की खेती के लिए समर्पित करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे उनके पास अपने परिवार के लिए या बाजार में बेचने के लिए खाद्य फसलें उगाने के लिए बहुत कम जमीन बची थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्थानीय जमींदारों और एजेंटों के माध्यम से इस प्रणाली को बेरहमी से लागू किया। अक्सर किसानों को नियंत्रण में रखने के लिए धमकी, हिंसा और यहां तक कि झूठे आरोपों का सहारा लिया। पालन करने से इनकार करने का मतलब गंभीर परिणामों का सामना करना था। भारी जुर्माना और कारावास से लेकर कंपनी के प्रवर्तकों के हाथों शारीरिक शोषण तक। भाग 5, टूटी कमरें और बंजर जमीनें। नील की खेती ने जमीन पर भारी असर डाला। अपनी मांग वाली प्रकृति के लिए जाना जाने वाला यह पौधा मिट्टी के पोषक तत्वों को कम कर देता था, जिससे यह बंजर और अन्य फसलों के लिए अनुपयुक्त हो जाती थी। इससे किसानों की दुर्दशा और बढ़ गई, जो अब गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए थे। बंगाल की कभी उपजाऊ भूमि, जिसे कभी भारत का अन्न भंडार कहा जाता था, अब नील के बागानों से बिंदीदार थी, जो औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी स्वरूप की कठोर याद दिलाती थी। किसान, जो पहले से ही 3 कठिया प्रणाली के बोझ तले दबे हुए थे, अब एक नए खतरे, भूखमरी का सामना कर रहे थे। जिस नील की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था, उससे उन्हें कोई जीविका नहीं मिली और उनकी कभी उपजाऊ भूमि अब कोई अन्य फसल पैदा करने में असमर्थ थी। भाग 6, आजादी के लिए एक पुकार, नील विद्रोह। साल था 1859। नील किसानों में सुलगता असंतोष आखिरकार उबलते बिंदु पर पहुंच गया। बंगाल के गांवों से स्वतंत्रता के लिए एक पुकार गूंज उठी, एक ऐसी पुकार जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने उस दमनकारी व्यवस्था को ठुकरा दिया जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा था। नील विद्रोह, जैसा कि इसे जाना जाता है, भारतीय किसान की अदम्य भावना का प्रमाण था। यह एक सहज विद्रोह था जो वर्षों के दबे हुए क्रोध और हताशा से प्रेरित था। निहत्थे और बेजोड़ किसानों ने ब्रिटिश ताकत के सामने उल्लेखनीय साहस दिखाया। भाग 7, गांधी का आगमन, एक महत्वपूर्ण मोड़।
वर्ष 1917 नील किसानों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यही वह वर्ष था जब दलितों के नायक महात्मा गांधी नील किसानों की दुर्दशा को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए बिहार के चंपारण पहुंचे। उनके दुखों से गहराई से प्रभावित होकर गांधी ने नील के बागान मालिकों के खिलाफ एक सत्याग्रह आंदोलन, एक अहिंसक प्रतिरोध शुरू किया। सत्य और अहिंसा में निहित गांधी का सत्याग्रह किसानों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इसने उन्हें एक नैतिक उच्च भूमि और उनके उत्पीड़कों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार दिया। भारत और विदेश दोनों से बढ़ते दबाव का सामना कर रहे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। भाग 8, एक रंग का पतन, सिंथेटिक विकल्पों का उदय। भाग्य को यूं ही मानो, जिस उद्योग ने इतना दुख दिया था वह स्वयं एक क्रांति के कगार पर था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सिंथेटिक रंगों का आगमन हुआ, जो प्राकृतिक नील की तुलना में सस्ते और अधिक आसानी से उपलब्ध थे। इसने नील उद्योग के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। प्राकृतिक नील की मांग गिर गई और इसके साथ ही किसानों पर बागान मालिकों की पकड़ कमजोर हो गई। कभी आकर्षक रहे नील के बागानों को छोड़ दिया गया और भूमि धीरे धीरे अपनी पूर्व महिमा में लौट आई। भाग 9, अतीत की प्रतिध्वनि, नील के किसानों को याद करते हुए। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में नील का प्रकरण शोषण की मानवीय कीमत और प्रतिरोध की शक्ति की कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया और दोहराया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अनगिनत किसानों के बलिदानों को भूल जाएं, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और हर तरह के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए प्रेरणा का काम करता है। उनके संघर्ष की गूंज हमें याद दिलाती रहती है कि न्याय की लड़ाई एक कालातीत लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसे पुराने जमाने के नील के किसानों द्वारा दिखाए गए उसी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ा जाना चाहिए।